हेलो दोस्तों, तो आज हम एसएससी सीजीएल जो आपका पिछले साल 2024 में आपका पेपर हुआ है उसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रखे हैं, ठीक है। तो एक बेहतरीन तरीका जैसे कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ, ठीक है। तो पूरे सेशन को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। एक से एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और अपने समय को बचाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपये है। जो वह 25 रुपये में लाया है उसी 25 रुपये में बेचने का दावा कर रहा है। इसे संतुष्ट नहीं होने पर प्रत्येक किलोग्राम से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो काम की बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको केवल यह वैल्यू आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, ठीक है। ये जो लाइन आपको दी गई है यह केवल कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। जो आपके लिए काम की बात है वो काम की बात क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके लिए काम की बात होने वाली है, ठीक है। बस क्वेश्चन में इसी का महत्व है, बाकी जो ऊपर की लाइन लिखी गई है उसका कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया था कि जो वो आपको दे रहा है वो रखेंगे हम कहाँ, लेफ्ट साइड, और जो आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए वो रखेंगे हम राइट साइड, ठीक है। तो आपको मिलना चाहिए था कितना, 1000 ग्राम, लेकिन वो आपको दे कितना रहा है, वो दे रहा है आपको केवल और केवल 800 ग्राम, 200 ग्राम कम दे रहा है, ठीक है। तो वो लिखेंगे हम कहाँ, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितने का अंतर है दोनों में, तो दोनों में अंतर है आपका 200 का। तो और ये 200 का अंतर ही आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो 200 का मुनाफा कमा रहा है किस पर, 800 पर, और ये आ जाएगा आप कितना, 100, ठीक है। तो जब हम इसे काट लेंगे 200 से जाएगा ये 4 बार एग्जैक्ट, और 4 से जाएगा ये आपका 25 बार, तो 25% का वह प्रॉफिट कमा रहा है। सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल 2024 के आए हुए हैं। आप सभी मतलब कैलकुलेट करके देख लो, मतलब गूगल करके आप देख लेना, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि इस लाइन का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने अंडरलाइन की है इस लाइन का कोई महत्व नहीं है। बस हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो है केवल ये लाइन कि विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ कितना होगा हमें ये बताना है, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि वह 1/6 भाग अर्जित करती है, ठीक है, 1/6 भाग, और यहाँ पर लिखा है क्या, एसपी, और यहाँ पर लिखा है क्या, प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य के 1/6, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य आपका 6 है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो वो लाई कितने में होगी, ठीक है। मैं आपको दूसरी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये है आपका क्या, ये है आपका एसपी और ये है आपका प्रॉफिट, ठीक है। अब आप मुझे एक बताओ, यदि आप कोई वस्तु 6 रुपये में बेच रहे हैं और उस पर आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका सीपी कितना होगा, आप बोलेंगे सीपी होगा 5, क्योंकि जब आप 6 में बेचेंगे और यदि आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो सीधी सीधी बात है आप उसे 5 रुपये में खरीद कर लाए होंगे, ठीक है। तो हमें बस इतना ही करना था कि 1 रुपये का प्रॉफिट है किस पर, 5 पर, गुणा में आ जाएगा कितना, 100, ठीक है। जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 20%। 20% का लाभ वो कमा रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए और जो भी मैं आपको सोल्यूशन कराऊँ यदि वो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है गाइस। और आगे चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आपको बताना है कितने का होगा, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको 11 का मल्टीपल जरूर चेक कर लेना है। 11 का मल्टीपल मीन्स आपका जो पाई होता है उसका मान कितना होता है, 22/7, मतलब जो भी हमारा उत्तर होगा वो 22 का मल्टीपल होगा, यानी 11 का उसमें भाग तो जा रहा होगा। तो पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन। तो इसमें जा रहा है क्या, 8 6 14 और 2 में से 1 गए 3, 14 में से 3 जाएगा तो 11, हाँ इसमें आपका भाग जा रहा है। आप पे 11 का विभाज्यता का नियम तो आपको पता होगा। ऑल्टरनेटिव सम इसमें से ऐड करते हैं, जैसे 6 और 8 होता है कितना, 14, फिर उसमें से 2 और 1 3 घटा लेंगे तो 11 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए।
तो केवल ऑप्शन नंबर एक ही ऐसा है जिसमें आपका 11 का भाग जा रहा है और इसे आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका जो आपकी डिटेल मेथड होती है वो होती है आपका आयतन बराबर क्या होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान कितना दिया गया है 22/7 और ठीक है पाई का, और आर का मान कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपको 8 का वर्ग, और एच ऊंचाई कितनी दी गई है, आप बोलेंगे 14, ठीक है। इसे और हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाए 7 से 2 बार ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 22 गुणा 64 गुणा 2, और जब इसका आप गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2816, या आप इकाई अंक से भी चेक कर लीजिए, वैसे भी इकाई अंक सबके समान है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे एक बार आप विभाज्यता का नियम जरूर चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5000 की राशि 3 वर्ष के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ली जाती है और 8000 की अन्य राशि 4 वर्ष के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का अंतर बताना है। मतलब पहले 5000 का 3 वर्ष पर 15% की दर से ब्याज निकालो, फिर उसके बाद में 8000 पर 4 वर्ष के लिए 12% की दर से ब्याज निकालो, और दोनों का आपको अंतर बताना है, ठीक है। अब इसे हम शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं वो देखो, आप भूल जाइए कि यहाँ पर आपका 5000 लिखा है, ठीक है। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है सीधा आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणा आपका रेट गुणा टाइम बटे 100, यही होता है ना आपका। बस अब हम इसी से करेंगे। देखो आप यहाँ पर भूल जाओ कि ये आपका 5000 लिखा है, ठीक है। 5000 हमने 3 जीरो आपके हटा दिए और 8000 से भी आपके 3 जीरो हटा दिए। मूलधन को मानो आप केवल 5, और यहाँ पर मानो कितना 3, और यहाँ पर मानो कितना 15, बटे में आ जाएगा क्या 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके 2 जीरो से ये 100 कट जाएगा, तो 100 हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो बस आप इतना बस लिख रहने दो और कुछ मत लिखो, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 3 15, और 15 का कितना होता है, आप बोलेंगे 225, ठीक है। अब दूसरी ओर दूसरा ले लेते हैं, 8 गुणा 4 गुणा 12, ठीक है। 8 चौके कितना होता है, यह होता है आपका 32 गुणा 12, 12 दूनी 24, बचेगा आपका 2, 12 3 36 और 2 38। अब बस आपको इनको घटा लेना है और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। इससे शॉर्ट मेथड कोई नहीं हो सकती है। 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलेंगे 9। उसके बाद में यहाँ पर कितना बच जाएगा 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 3 में से 2 बचेगा आपका 1। अब ऑप्शन में देख लो 159 किस में आ रहा है, तो आप बोलेंगे केवल ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाती है, ठीक है। जब भी आपको ज़्यादा जीरो मिले, कॉमन देखें तो आप वहीं पर उसे समाप्त कर दो, ठीक है। तो इसमें एक ऐड जीरो और ऐड हो जाएगा, यह आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है गाइस। ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे कैसे करेंगे, देखो। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। यदि सीपी 100% है और क्रय मूल्य से उसने 26% अतिरिक्त बढ़ा दिया, तो 100 का 26% होता है कितना 26, तो 100 में 26 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, यदि आपका सीपी और ये है आपका एमपी सॉरी, यदि सीपी 100 है और उसने क्या किया 26% बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, आप बोलेंगे 126 हो गया। अब आगे चलते हैं। यदि 32% का डिस्काउंट दिया जाता है तो हानि प्रतिशत बताइए। आप हमेशा याद रखना, जो आपका डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। आप सीपी पे मत कभी कैलकुलेट कर देना, नहीं तो आपका उत्तर नहीं आएगा। अब इस पर क्या होगा, इस पर आपको 32% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो 32% का डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, आपका 100 में से आप घटा लीजिए तो डायरेक्ट आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 68% हम इसका निकाल देते हैं, नहीं तो आप 32% निकालेंगे, फिर आप उसमें से 126 में से आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 85.68। थोड़ी आपकी स्लाइड की कमी है, नहीं तो मैं आपको इसे सॉल्व करके जरूर बता देता, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 85.68। अब 100 रुपये की कोई चीज़ है, आप उसे बेचेंगे कितने में, 85.68 में, तो कितने का आपको लॉस होगा, आप घटा लीजिए। 10 में से आपका 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। 9 में से आपका 6 बचे जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलेंगे 3 बचेगा, ठीक है। फिर 9 में से आपका 5 जाएगा, 4 और फिर 1, और यहाँ पर क्या होगा, एक आपका दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। उससे पहले आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यदि क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिए गए हों और ऑप्शन में भी आपको परसेंटेज में ही उत्तर पूछा गया हो तो इसका कोई महत्व नहीं रहता है, ठीक है। ये जो आपका 16,000 दिया गया है इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। आप हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है, जब भी आपको परसेंटेज में चीज़ें दी गई हों और अब परसेंटेज में ही आपसे पूछी गई हों, ठीक है। एक और आपका फॉर्मेट होता है, वो होता है आपका आय बराबर। आय बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे खर्च और प्लस बचत। ये तो आपको फॉर्मेट पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, एक व्यक्ति अपना 80% खर्च करता है। यदि वो आपका 80% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, आप बोलेंगे 20, ठीक है। 80 और 20 होता कितना है, 100। अब देखो सुनो, जब कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है तो 80% आपका खर्च कर रहा है, ठीक है। तो 20% स्वाभाविक सी बात है कि वो 20% आपका बचत कर रहा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और शेष राशि बचत करता है, ठीक है, हो गया। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और खर्च में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताइए कितनी होगी, ठीक है। अब उसकी आय में क्या करना है, हमें 20% की वृद्धि करनी है। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप 20% की वृद्धि इसमें रहने दो, कितने होगा, 100 का 20% होता है 20, 100 का 20% होता है 20, तो हमने इसे परसेंटेज नहीं केवल 20 लिख दिया। अब आगे चलो। अब उसने बोला है खर्च में 10% की वृद्धि होती है। यदि 80 का हम 10% निकालेंगे तो वो कितना होगा, आप बोलेंगे 8%, ठीक है। तो उसने बोला है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। अब 100 में आपका 20 जोड़ेगा कितना होगा, आप बोलेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका 120। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना, 120। अब आगे क्या हुआ था कि आपका खर्च में 10% की वृद्धि हुई थी, तो ये कितना हो जाएगा, 80 का 10% होता है आपका 8, वो 80 में 8 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 88। अब उसने पूछा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताओ। आपको क्या करना है, 120 में से 88 घटा लेना है, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलेंगे 2, और उसके बाद में 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलेंगे 3, ठीक है। तो पहले बचत 20 थी, अब बचत कितनी हो चुकी है, 32 हो चुकी है, ठीक है। यहीं से हमारा उत्तर आएगा। कैसे आएगा, अब यहाँ पर देखो अंतर कितने का है, आप बोलेंगे 12 का अंतर है। बस कुछ नहीं करना है, 12 का अंतर है, किस पर है, आपका 20 पर, और गुणा में आ जाएगा आपका 100, ठीक है। इसे हम काट लेते हैं, 20 पंचे 100, और यहाँ पर 12 पंचे कितना होता है, 60। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, आप बोलेंगे 60% की वृद्धि हुई है, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि इस लाइन का कोई महत्व नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया परसेंटेज में चीज़ें दी गई हो, परसेंट में ही आपसे पूछी गई हूँ, ठीक है। तो फिर पैसों से कोई मतलब नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका ग्राफ से पूछा गया था, ठीक है, DI से पूछा गया था, सॉरी। देखो अब ऊपर पढ़ने से कोई सार नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनकी इनकम दी गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला गया है नवंबर में सुनील का वेतन, ये आपका वेतन दिया गया है, ठीक है। नवंबर में सुनील का वेतन और राहुल के वेतन के कितने प्रतिशत है, ठीक है। ये आपका राहुल है जिसका अक्टूबर में वेतन 10,800 है, नवंबर में 11,500 और दिसंबर में 12,000 है, ठीक है। सुनील का 10,000 है, ठीक है, और ये नवंबर में 10,500 हो गया और फिर दिसंबर में 11,500 हो गया। उसने पूछा है नवंबर में सुनील का वेतन, नवंबर में सुनील का वेतन कितना है, 10,500। राहुल के वेतन का कितना प्रतिशत है, राहुल का वेतन कितना है, 11,500। जब भी वो बोले आपका राहुल के वेतन का, जिसके लास्ट में का लगेगा वो हमेशा नीचे रहेगा, हमेशा आप ये बात याद रखना, ठीक है। तो नीचे तो आएगा क्या, आपका राहुल आएगा, तो राहुल का वेतन कितना है, 11,500। और किसके वेतन का, आप बोलेंगे सुनील, सुनील का वेतन कितना है, 10,500, और गुणा में आ जाएगा कितना, 100। बस इसे हमें केवल कैलकुलेट ही करना है। तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो निपट चुके हैं। अब आगे क्या हो सकता है, अब उसके बाद में 5 से काट लेते, 5 से जाएगा ये 23 बार, फिर उसके बाद में 5 से जाएगा ये आपका 21 बार, ये हो गया आपका 2100/23, ठीक है। ये हो गया आपका 2100/23। अब इसे कैसे भाग देंगे, तो 21 नम्मा कितने होते हैं, 21 का जब 9 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो आएगा कितना, 207।
मतलब ये जाएगा आपका 9 बार, बचेगा आपका कितना 3, क्योंकि एक 23 दिया, कितने 23 नम्मा कितने होते हैं 207, बचेगा आपका कितना 3 बचेगा, तो एक जीरो और ऐड हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 21 का, फिर से एक बार भाग जाएगा, फिर यहाँ पर 91 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो किससे 91 से स्टार्ट है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर एक ही केवल 91 से स्टार्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा 91.30%। ठीक है गाइस, तो ऐसे सॉल्व आपको करना है, ज़्यादा आपका हार्ड नहीं पूछा जाता है DI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन है। ठीक है, जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसतन तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 16 दिन का, और उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का तापमान 26 डिग्री है। ठीक है, अंतिम 16 का 26 डिग्री है। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री हो तो 16वें दिन का तापमान बताइए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी जनवरी होती है वो होती है आपकी 31 दिनों की। कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, जनवरी होती है वो होती है आपकी 31 दिनों की, और यहाँ पर उसका औसत तापमान कितना दिया गया है 24 दिया गया है, तो इनका योग कितना होगा, हम करेंगे किससे, योग वाली मेथड से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी जल्दी सॉल्व हो जाती है कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, योग से, तो 24 एकम 24 बचेगा आपका कितना 2 बच जाएगा। ठीक है, फिर 24 दिया होता है आपका 72, और जो आपके कैरी बचे 2 वो हो जाएंगे आपके कितने 74। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, उसने बोला है यदि जनवरी के पहले 16 दिनों का औसत तापमान 22 डिग्री है, तो 16 दिनों का औसत तापमान कितना दिया गया है 22 दिया गया है, तो 16 दूनी कितने होते हैं, 16 दूनी 32, बचेगा आपका कितना 3, 16 दूनी 32 और 3 35। अब आगे चलो, और उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का तापमान 26 दिया गया है। ठीक है, तो अंतिम 16 दिनों का तापमान कितना दिया गया है, यह दिया गया आपको 26। अब 26 का गुणा करो, 16 छक्के होते हैं आपके 96, बचेगा आपका कितना 9, 16 दूनी 32 और 8 30 और 1 41। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, जब हम इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 6 2 8 और 5 और 1 6 और 4 3 7। अब यहाँ पर कितने दिन हो चुके हैं 32। ठीक है, 16 और 16 मतलब 2 दिनों को हमने जोड़ लिया, 16 और 16 को जोड़ लिया, तो 32 दिनों का औसत योग कितना निकल के आ गया 768। अब हमें क्या करना है, ये 31 दिनों में से, ठीक है, हमें इन 32 दिनों को माइनस कर देना है। ठीक है, तो 31 दिनों का कितना दिया गया है 744, और 32 दिनों का कितना निकल कर आया है 768। ठीक है, जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 4 गए, बचे आपके 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका 16वें दिन का तापमान 24, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 32 में से 31 जाएगा तो बचेगा 1, और वही 1 आपका 16वें दिन का तापमान है, तो 24 डिग्री सेल्सियस आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप मतलब योग मेथड से करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, एक वस्तु पर 550 अंकित है। ठीक है, मतलब मार्क प्राइस है, यदि इसे 40% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है। ओके, यदि विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो CP भी अब अपना 100% होता है। अब उसने क्या बोला, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो। ठीक है, तो यदि ये 10% अधिक है तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, जबकि रुपए में कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 550 दिया गया है, और परसेंटेज में कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आप क्वेश्चन की पकड़ बना सकते हैं। कैसे, पैसों में दिया गया है आपको 550, जबकि हमारा जो मार्क प्राइस निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है कितना 110। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में बोला क्या है, आप यहाँ पर देखो, उसने बोला है यदि इसे 40% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है। जब भी डिस्काउंट की बात होती है तो हम क्या कहते हैं 100 में से उसे घटा लेते हैं, जब भी प्रॉफिट की बात होती है तो 100 में जोड़ देते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 60% का गुणा कर देना है। ठीक है, बस इसे सॉल्व करो और एक वन लाइनर तरीके से आपको उत्तर आ जाएगा। 11 से जाएगा ये एग्जैक्ट 5 बार, और 60 का जब 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 300। यही आपका क्या है CP है। ठीक है, इससे बेस्ट मेथड और कोई नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। उसने बोला है यदि विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो, हमने माना 100,
ठीक है, 100 हमारा CP है। अब उसने क्या किया, 10% अधिक अंकित कर दिया, तो CP कितना हो गया परसेंटेज में, आप बोलेंगे 110। जबकि रुपए में उसने कितना बोला है मार्क प्राइस, आप बोलेंगे 550, तो 110 की वैल्यू 550। अब उसने बोला है यदि इसे 40% के डिस्काउंट पर बेचा जाए तो बेचा कितने में जाएगा, आप बोलेंगे 60। आप चाहें तो इसका 40% भी निकाल लीजिए, फिर आपको उसमें से घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, एकदम वन लाइनर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और वही हमारा फॉर्मेट लगेगा D बराबर S गुणा T। 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में A और B समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से 6 मीटर और 12 मीटर की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मेट वही लगेगा हमारा D बराबर S गुणा T। D बराबर दूरी, S गुणा स्पीड और T यानी आपका समय। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो समय दिया गया है आपको 840 मीटर। ठीक है, और जब भी आपको यहाँ पर दोनों मीटर और मीटर में दी गई हो तो आपको वहाँ पर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर यदि चाल आपको किलोमीटर में दी गई होती तो आपको चेंज करना ही पड़ता। ठीक है, और ये आपके समान बिंदु में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो इनकी चाल माइनस होगी। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना 840 बराबर इन दोनों की चाल क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है समान दिशा में समान बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। तो 12 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका 6 और गुणा में आ जाएगा कितना आपका टाइम। 6 से काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा 6 एकम 6 और 6 चौके 24, 140, मतलब समय निकल कर आ गया कितना, ये आ गया आपका 140 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर माइनस 9 बटे x प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x स्क्वायर प्लस माइनस 9, तो x स्क्वायर और माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे 3 का हम वर्ग लिख सकते हैं, बटे में आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए। जब भी x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर लगा हो तो आपको याद रखना यह होता है आपका x प्लस 3 और यह होता है x माइनस 3 जब इसे आप खोलेंगे तो। ठीक है, और बटे में क्या है x प्लस 3। अब यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा और जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा कितना, वो आएगा आपका x माइनस 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत अंक 100 में से 75 और 80 है। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78 हैं तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसे हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से। ठीक है, यहाँ पर लिख लो बॉयज़, यहाँ पर लिख लो आपका गर्ल्स। ठीक है, अब बॉयज़ 75 रेशो दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कितना 80 इनका औसत। ठीक है, जबकि सभी विद्यार्थियों का औसत एवरेज कितना दिया गया है 78 दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि मिक्सचर एलिगेशन में हम ऐसे घटाते हैं, इसका 78 में से हम 75 को घटाएंगे, 80 में से हम 78 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ पर मैं लाइन भी खींच देता हूँ, इसे हम ऐसे घटाएंगे। ठीक है, तो 75 में से जब 78 जाएगा या 78 में से 75 जाएगा कितना बचेगा 3, और 80 में से 78 जाएगा कितना बचेगा 2, 2:3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि CGL में कुछ कठिन क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है। अरिथमेटिक की ये सारे क्वेश्चन है, आप खुद देख लो। ठीक है, यदि आप फॉर्म नहीं डालते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, आपको फॉर्म ज़रूर डालना चाहिए। बस आपको एडवांस मैथ बस कवर करनी पड़ती है और मैं आपको अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 870 के नकली वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सब एक ही शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, यदि वो आपको कितना देना चाहिए था, आपको कितना 1000 ग्राम, 1, 2 और 3, वो दे कितना रहा है, आप बोलेंगे 870 ग्राम। ठीक है, आपको देना चाहिए था कितना 1000 ग्राम, दे रहा है कितना 870 ग्राम। जो आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए वो रखेंगे हम कहाँ, राइट साइड, और जो वो आपको दे रहा है वो रखेंगे कहाँ 870 यानी लेफ्ट साइड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हम इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर अंतर देख लो कितने का है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 13 का अंतर है।
बस 13 का अंतर है, 13 का प्रॉफिट कमा रहा है किस पर, 87 पर, गुणा में आ जाएगा कितना 100। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका 1300 और बटे में आ जाएगा कितना 87। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका एग्जैक्ट 14 बार। तो 14 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका तीसरा। ठीक है, तो 14.94% आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरण पाइप P भरण पाइप Q से 21 गुना तेज है। यदि P एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है तो दोनों भरण पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यदि एक पाइप आपका P है और दूसरा पाइप आपका Q है, उसने बोला है P जो है Q से 21 गुना तेज है। यदि P जो है Q से 21 गुना तेज है तो Q कितना होगा, एफिशिएंसी 1 होगी। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है आपसे Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है। ठीक है, Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है किस क्षमता से, 1 की क्षमता से। तो कुल काम कितना आ गया, 110 आ गया कुल कार्य। ठीक है, अब उसने बोला क्या है कि एक साथ सभी को खोल दिया जाए तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, मतलब कुल टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। ठीक है, तो 110 कुल काम है और 21 और 22 कितना हो जाएगा 22, और जब ये दोनों मिलकर भरेंगे तो कितना समय लगेगा, आप बोलेंगे 5 मिनट। ये आपका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको क्षमता दी गई है, उसने बोला है P जो है Q से 21 गुना तेज है। यदि Q 1 होगा तो P उससे 21 गुना तेज है। ठीक है, अब उसने बोला है Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है। Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है कितनी की क्षमता से, 1 की क्षमता से। तो कुल काम आ गया कितना 110। अब उसने बोला है दोनों भरण पाइप को एक साथ खोलने पर, तो दोनों पाइप 21 और 1 22 की क्षमता से काम करेंगे तो कितने मिनट में भर देंगे, 5 मिनट में यह टंकी को भर देंगे पूरी तरह से। ठीक है गाइस, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और आप इसका उत्तर ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, वैसे आप कभी आंसर देते तो नहीं है, ठीक है, लेकिन दे दिया करो यार, मुझे भी पता चल जाता है कि मतलब मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। माधव ने 42,000 में एक वस्तु खरीदी और 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 30% के लाभ पर बेच दिया। मतलब आपने 42,000 में कोई वस्तु खरीदी और उसे 20% हानि पर बेच दिया, फिर आपने क्या किया, उसी राशि से 30% के लाभ पर दूसरी वस्तु बेच दी जो आपने खरीदी। आपको बताना है कुल लाभ कितना है यहाँ। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, देखो, यदि 42,000 की राशि है 1, 2 और 3 और आपने उसे 20% की हानि पर बेचा है तो कितने में बेचा हो गया, 80 में, बटे में आ जाएगा कितना 100। 1, 2 से 2 जीरो आपके कट चुके हैं। अब यहाँ पर 1 और ये 2 जीरो तो आपके आएंगे। ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 चौके 32 और 1 33। मतलब आपने उसे 42,000 में ख़रीदा था, 33,600 में बेच दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, 36,000 में एक वस्तु और ख़रीदी। दूसरी लाइन स्टार्ट यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर दूसरी लाइन में कर लेते हैं। अब उसने क्या किया, 33,600 में एक वस्तु और ख़रीदी और उसे 30% के लाभ पर, 30% लाभ मीन्स 130 में बेच दिया। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 1, 2, 1, 2, तो यहाँ पर 1 जीरो तो आएगा ही। ठीक है, 13 छक्के 13 छूम 78, बचेगा आपका कितना 7, 13 3 39 और 9 7 16, यानी 46 का 6 आपका बच गया कितना 4, 13 3 39 और 4 43। आपको यहाँ पर देखना है अंतर कितने का है, बस आपको केवल यहाँ पर अंतर ही देखना है। ठीक है, आपका जीरो का तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, 8 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, या फिर आप एक काम करो, यहाँ पर किसी और मेथड से घटा के देख लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम गलत घटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं घटाएंगे, हमें घटाना है क्या, यहाँ से घटाना है। ये आपका 42,000 है, 1, 2 और 3, क्योंकि 42,000 में तो आपने वस्तु खरीदी थी। अब उसने क्या किया, 43,600 में बेच दी, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का होगा, आप बोलेंगे 1680 का होगा। ठीक है, जो गलती मैंने की वो आप नहीं करेंगे, मतलब मैं तो ऐसे कन्फ्यूजन में मतलब मैंने इसमें से घटा दिया नहीं, क्योंकि 42,000 में खरीदी थी और 80% पर उसे बेचनी पड़ी, किसी भी मतलब कोई
प्रॉब्लम हो गई होगी। तो फिर उसने क्या किया, उसी रकम में दूसरी वस्तु खरीदी और उसे 130% के लाभ पर बेच दी, जो कि 16 कितने में बिकी, 43,680 में। तो 42,000 की खरीदी थी, 43,680 में बेच दी, तो 1680 का उसे प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए, कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आप याद रखना, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले और अब से 4 वर्ष बाद, यह हमेशा समय आपका ऐड होता है। यदि उसने बोला होता 7 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष पूर्व, जब भी आपको पहले पहले बोले तो हमेशा माइनस होगा, बाद बाद बोले तो माइनस होगा, लेकिन यदि आपका एक जगह माइनस हो और दूसरी जगह आपका प्लस हो तो हमेशा ऐड होता है। यह फॉर्मेट आपको या पता होना चाहिए। ठीक है, इतना तो ये नंबर लाइन पर काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कौन, प्राची, और यहाँ पर आ जाएगी उसकी बेटी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे रेशियो बनाएंगे, उसने बोला है प्राची की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी है। यदि पुत्री 1 है तो उसकी बेटी कितनी है, मतलब प्राची कितने की होगी, आप बोलेंगे 4 गुनी होगी। ठीक है, अब दूसरे रेशियो में क्या बोला है, अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी होगी। ठीक है, यदि उसकी पुत्री 1 है तो उसकी माँ कितनी होगी, 2.5 गुनी होगी। अब देखो यहाँ पर 2.5 गुनी बोला है, अब यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 1 है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें हम 10 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये रेशो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 25 और 10। अब जब हम इसे और कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5 पचम 25 और 5:2 बन जाएगा। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, अब हम ये 5:2 डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपको भी मतलब पहले सॉल्व करके देख लेना है। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5:2। अब मेन बात यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया था, 7 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद का आपका अंतर कितना होगा, 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है, आपको 11 यहाँ पर लिख देना है। अब क्रॉस मेथड कैसे काम करती है, 4 का गुणा 2 में कीजिए और 5 का गुणा 1 में कीजिए और दोनों को घटा लीजिए। 4 दूनी 8 और 5 - 1, ऐसे काम करता है। ठीक है, कैसे, 4 दूनी 8 -5 एकम 5, कितना बच जाएगा, आप बोलेंगे 3। अब दूसरी ओर ले लो, 11/55 यहाँ पर ले लो, 11/55 और माइनस आपका 11 दूनी 22, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 33। ठीक है, तो यहाँ पर निकल के आ गया कितना, 3 की वैल्यू निकल के आ गई आपकी कितनी, 33। 1 की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 11। ठीक है, ये आ गई आपकी 11, 1 की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी 11। अब हम क्या करेंगे, इस रेशो में हम इसे बांट देंगे। ठीक है, यहाँ पर जब हम बांटेंगे तो 11 का गुणा 4 में होगा तो कितने की है, प्राची 44 की, और 11 का गुणा 1 में होगा तो कितने का है, उसकी पुत्री कितने की है, 11 की। लेकिन ये 7 वर्ष पूर्व की है। ठीक है, हमें वर्तमान में लानी है तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों में हमें 7 ऐड करना पड़ेगा। तो 7 4 11, यानी ये हो जाएगी आपकी 51 की, और ये हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आपकी 18 की वर्तमान में। अब दोनों का योग पूछा है तो दोनों का योग कितना होगा, 51 + 18, यानी 8 और 1 9 और 5 और 1 6, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसे हमने किया किससे, क्रॉस मेथड से। बस आपको याद रखना है, अब से 4 वर्ष बाद और 7 वर्ष पहले, जब भी पहले और बाद की बात करें तो दोनों का समय ऐड होगा, बाकी हमने क्रॉस मेथड से की है। यदि आपको क्रॉस मेथड नहीं बनती है तो मैंने मतलब एक वीडियो अपलोड किया था, चैनल पर मिल जाएगा मेरे, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लेना। फिर भी मैंने आपको बताया कि ये हमने अनुपात लिया, फिर उसके बाद में कैसे आपको सॉल्व करना है। 4 दूनी 8 और 5 में 5 एकम 5, इसमें से हमने घटा लिया। ठीक है, फिर 1 की वैल्यू हमने 11 निकाली, फिर 11 का मान इसमें रखा, फिर इसमें रखा। ठीक है, अब ये रेशो आपका 7 वर्ष पहले का है। देखो यहाँ पर बोला 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 गुनी है। ठीक है, कौन, प्राची। ठीक है, तो उसमें हमें 11 7 जोड़ना पड़ा दोनों में। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 8, 4 और 6 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन बताइए। सबसे पहले इसकी ट्रिक बताऊं, जो भी ऑप्शन होगा उसमें 8 का भी भाग जाना चाहिए, 4 का भी जाना चाहिए और 6 का भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता हो। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है ना, बस। तो यहाँ पर क्या होगा, आयतन, आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा
चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगना है। 8 गुणा 4 गुणा 6, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा हमारा कितना, 192, ठीक है। बिना पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते थे। आप डायरेक्ट क्या करते, इसमें मल्टीपल चेक कर लेते, 8 का भाग किस में जा रहा है, 6 का भाग किस में जा रहा है, ठीक है, और वही आपका उत्तर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सिक्के वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं CGL में। एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 3:5:7 के अनुपात में हों, तो उस बैग में कुल राशि 980 है, तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊं, आप उसने पूछा 10 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ, 10 रुपये के सिक्के कितने हैं, 7, तो 7 का मल्टीपल होगा हमारा उत्तर। क्या इसमें जाता है, नहीं जाता, इसमें जाता है, नहीं जाता, इसमें जाता है, भाग नहीं जाता, केवल ऑप्शन नंबर दूसरा है जिसमें आपका 7 का भाग जाता है। ये तो है आपकी एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ये मेथड। अब हम डिटेल मैटर क्यों बात करते हैं। यदि 1 रुपये के सिक्के हैं अनुपात, और 5 रुपये के सिक्के हैं, और 10 रुपये के सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है, आप बोलेंगे 3 अनुपात में, 5 अनुपात में, और यह है आपका 7 अनुपात में, ठीक है। अब यदि देखो यहाँ पर 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो टोटल कितने पैसे हो चुके हैं, आप बोलेंगे 3। 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 25, 10 रुपये के 7 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 70, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना होता, इसका बस आपको गुणा करना है, 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, एक काम करते हैं, तीन एकम 3 आ जाएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 25, और 7 का गुणा जब 10 में करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 70। अब इनको पहले ऐड कर लो, ठीक है, 25 और 3 28 और 7 98, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 980। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एक की वैल्यू निकल गई आ गई आपकी कितनी, 10। अब आपसे उसने पूछा क्या है, उसने पूछा 10 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ, वो तो आपका कितना है, 7 है, ठीक है। तो 10 गुणा 7 यानी हो जाएगा आपका कितना, 70। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के अलावा ये SSC में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, SSC में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि a + 1/a = 12 है तो a² + 1/a का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो बस आपको एक ही चीज़ करनी है, वो होता है इसका a² - 2, मतलब जो आपको 12 दिया गया है, इसका पहले आप वर्ग करो, तो 12 का वर्ग - 2, यह हो जाएगा आपका 144 - 2 = 142। बस इतना ही कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, सब चीज़ में यही आपका फॉलो करेगा, ठीक है। बस क्यू की कंडीशन आपकी चेंज हो जाती है, लेकिन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे a + 1/a = 12 और a² + 1/a² का मान पूछे, तो आपका यही जवाब होना चाहिए, a² - 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसे कैसे करेंगे वो देखो आप। हम करेंगे इसे मिस्टर एंड एलिगेशन से, ठीक है। किरण ने 2 व्यक्तियों को 4000 रुपये 1/8% प्रतिवर्ष की दर से और शेष भाग 10% वार्षिक दर से उधार दिए। यदि उसे 352 का वार्षिक साधारण ब्याज मिला तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दर कैसे निकाली जाती है, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, ठीक है। अब 4000 रुपये उसने उधार दिए, 1/8% पर, दूसरा भाग 10% पर, और दोनों का वार्षिक रूप से ब्याज कितना मिला, 352। तो सबसे पहले मिशन एंड एलिगेशन से करने के लिए हमें मिड वैल्यू इसमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 352 का ब्याज मिला किस पर, 4000 पर, 1 2 और 3 गुणा में आ जाएगा कितना, 100, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 1 2 से 2 जीरो आपके चले गए, और 4 से इसे आप काट लेते हैं, तो 4 से जाएगा ये आपका 10 बार, और 4 8 32 और 4 8 32। अब नीचे 10 है, ऊपर तो क्या होगा आपका दशमलव लग जाएगा, 8.8। ये आ गई हमारी क्या, एवरेज ब्याज, मतलब हमारा आ गया एवरेज ब्याज निकल कर आ गया, मिड वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। यदि एक पैसा आपका 8% पर है और दूसरा पैसा आपका 10% पर है, और दोनों का एवरेज ब्याज कितना है, 8.8, ठीक है। अब हम इसे करेंगे मिस्टर एंड एलिगेशन से। अब इसे हम घटा लेते हैं, तो 8 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 0.8 बचेगा, ठीक है। 8 में से 8.8 जाएगा, और 10 में से जब 8.8 जाएगा तो कितना बचेगा,
आप बोलेंगे यहाँ पर बचेगा आपका 1.2। अब यहाँ पर चीज़ें दशमलव में दी गई हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसे 10 का इसमें गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 12, ये बन जाएगा आपका 8। अब हम इसे और कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब उसने बोला है टोटल राशि आपकी 4000 है, जबकि यहाँ पर हमारी टोटल राशि कितनी दी गई है, आप बोलेंगे 5। तो 5 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 4000, 1, 2 और 3। तो 1 की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 800। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको केवल मान रख देना है। उसने बोला है 10% पर उधार दी गई राशि का मान बताइए। तो 10% पर राशि कितनी दी गई, अनुपात कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 2 दिया गया है। ठीक है, तो 800 का 2 में गुणा कर दो, ये आ जाएगा आपका 1600 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। उसने बोला 4000 रुपये मैंने उधार दिए, और एक आपका 8% की दर पर और दूसरा 10% की दर पर, और टोटल एक वर्ष में ब्याज मिला है 352। तो मिस्टर एंड एलिगेशन से करने के लिए हमें मिट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और जब भी आपको दर निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, एक वर्ष का ब्याज और मूलधन गुणा 100। ठीक है, तो वही किया हमने, आपकी औसत ब्याज निकाल लिया 8.8। एक यदि 10% पर है, ठीक है, ब्याज नहीं ये दर है, ठीक है, एवरेज दर निकाल ली। ठीक है, यदि एक पैसा 8% की दर पर और दूसरा पैसा 10% की दर पर दिया गया है, और दोनों मिलाकर एवरेज कितना 8.8 पे दिया गया है, तो इसमें से जब हमने घटाया और ये पॉइंटों में चीज़ें जा रही थी, तो हमने क्या किया, 10 का इसमें गुणा कर दिया, तो आ गया 3:2। ठीक है, जबकि इनको जोड़ने पर हो कितना रहा है, 5, जबकि पैसे क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं, 4000। तो एक की वैल्यू आ गई आपकी 8800। ठीक है, अब उसने बोला 10% पर उधार दी गई राशि बताओ। तो 800 का हम जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि A अनुपात C बराबर है B अनुपात D के, तो D का मान कितना होगा। ठीक है, A का मान दिया गया है 25, B का मान दिया गया है 40, C का मान दिया गया है 30, तो D का मान बताइए। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। उसने बोला A अनुपात C बराबर है B अनुपात D के, तो A की वैल्यू दी गई है कितनी, 25, और C की वैल्यू कितनी दी गई है, 30, बराबर में B की वैल्यू कितनी दी गई है, 40, और D की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें निकालना है कितनी होगी। ठीक है, बस हमें इसे कैलकुलेट कर लेना है। ये आपका कितनी बार जा सकता है, ये जाएगा आपका 5 से 5 बार, और 5 से जाएगा ये आपका 6 बार। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 5 से जाएगा ये आपका 8 बार, और x बराबर 13 गुणा हो जाएगा 8 छूम 48, तो 48 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। वैसे एक क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, बोला गया था कि A अनुपात C बराबर है B अनुपात D के, तो हमने उसी तरह से वैल्यू रख दी। A का मान दिया गया है कितना, 25, B का और C का दिया गया है 30, और B का मान दिया गया था 40, D का पूछा था, तो इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप हमेशा याद रखना इसमें क्या होता है। ठीक है, एक दुकानदार 5 खरीदें और 1 मुफ्त पाएँ। ठीक है, एक मिनट, एक दुकानदार क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 5 खरीदें और 1 मुफ्त पाएँ कि एकल छूट की घोषणा करता है, तो प्रभावी छूट प्रतिशत कितना होगा। मतलब यदि आप 5 खरीदोगे तो 1 मुफ्त पाओगे। ठीक है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, देखो आपको 5 खरीदना है और 1 आपका फ्री है, तो टोटल कितना हुआ, आप 6 वस्तुएं घर लेकर आए। ठीक है ना, तो बस ऐसे ही आपको निकालना है, ये मत कर देना कि 5 पर 1 फ्री, नहीं, आप घर कितनी लेकर आए हैं, आप बोलेंगे 6 लेकर आए हैं, जिसमें से आपको 1 फ्री मिली है, और गुणा में आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, आपको 6 वस्तुएं फ्री मिली हैं, और उस पर मतलब फ्री नहीं मिली हैं, 5 मिली हैं लेकर, आपको क्या हुआ, 1 आपको फ्री मिली है, टोटल आप घर लेकर आए हैं कितनी, 6 वस्तुएं। ठीक है, तो 1 फ्री किस पर, 6 पर, गुणा में आ जाएगा आपका 100। जब आप इसे 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.66, या इसे कह सकते हैं 16.67। ठीक है, दोनों आपके उत्तर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि 5 खरीदें और 1 मुफ्त पाएँ पर आप घर कितनी लेकर आ रहे हैं, 6, तो 6 आप घर लेकर आ रहे हैं, जिसमें से आपको 1 फ्री मिली है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0 भी कॉमन है और परसेंटेज भी कॉमन है, तो हम दोनों को काट सकते हैं। ठीक है, और नहीं काटना है तो आप ऐसे भी कर लो, जैसा क्वेश्चन ने बोला है, यदि CP का मान 70 है,
यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% बराबर है आपके SP के 40% के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू कट जाएंगी, 0 से आपका 0 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी टोपी इसके स्वर, मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया था, जबकि आपको ऐसा मान निकालना हो तो CP के सामने कितना लिखा है 4 और SP के सामने कितना लिखा है 7, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं करना है तो आप CP को यहीं रहने दो और आप SP को यहाँ ले आओ 3 गुणा करके, ठीक है। और 4 को यहाँ रहने दो और 7 को यहाँ ले आओ, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर किया आपने 4 की चीज़ आपने 7 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट कमाया, आप बोलेंगे 3 का प्रॉफिट कमाया। तो 3 का प्रॉफिट किस पर, आपका 4 पर, गुणा में आ जाएगा कितना 100, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बन गई, यहाँ पर बन गई आपकी 300/4। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 7 28, बचेगा 2 4 5 20, 75%। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसकी टोपी उसके स्वर, इसका आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। जल्दी आप देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, ज़रूरी ये है कि आप कितने सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये मैटर करता है, इसलिए तो मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया, ऐसा जब भी आपको दिखे तो CP के सामने कितना लिखा है 40, तो डायरेक्ट इसका सामने लिख दो, ठीक है। यहाँ पर दिख गया क्रय मूल्य का 70%, तो क्रय मूल्य को मानो कितना 40 और विक्रय मूल्य को कितना मानो 70, डायरेक्ट ऐसा लिखना सीखो, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कीमत उन्हीं की है जो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसे कैसे करेंगे, 40 और 30 की 2 क्रमिक डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट आपको बताना है, ठीक है, एकल छूट आपको बतानी है। तो इसे हम कैसे करेंगे, वही मेथड आपका A + B - A × B/100। इसकी मैं आपको 2 मेथड बता देता हूँ, ठीक है। फिर जो आपको अच्छी लगे वो आप उससे कर लेना। 40 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 + 30 - 40 × 30/100, ये हो जाएगा आपका क्या 1 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 40 और 30 70 और -4 दिया 12, और जब इसमें से आप 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 58%, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये है आपकी एक मेथड। अब हम बात करते हैं दूसरी मेथड पर। देखो 40% का डिस्काउंट दिया है, यानी 100 रुपये की कोई वस्तु थी, आपने कितने में बेच दी, 60 में बेच दी, ठीक है। अब 100 रुपये की कोई वस्तु थी, आपने कितने में बेच दी, 70 में बेच दी, 40% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी आप सॉल्व कर लेना, आपको रेशो मेथड तो आपको पता ही होगी, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये आपका पहला मेथड आपके लिए बेस्ट है। जब भी आपको ऐसा देखे A + B - A × B, बस उसी तरह में आप वैल्यू रख दो, आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन ये आपके 2024 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका CGL Tier 1 हुआ था। और यदि आप CGL का पेपर नहीं देते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, आपको ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। यह मैंने आपको कराए हैं अरिथमेटिक के टॉप 25 क्वेश्चन, ठीक है। एक दिन मैं आपको एडवांस के भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। और उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको जो तरीका बताता हूँ उससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ, बस यही मतलब मैं सोच कर लेकर आता हूँ ये प्रैक्टिस सेट, और ऐसी आपको ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है। और जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल उसी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, क्योंकि मैथ तो सभी एग्ज़ाम में आती है। और ऐसा तो है नहीं है कि कोई एग्ज़ाम है तो उसके लिए अलग से मैथ पढ़ना पड़ेगा, नहीं, सब चीज़ के लिए एक सी मेथड होती है और मैथ भी होती है। बस उसमें क्या होता है, टाइप का अंतर होता है। किसी जैसे कोई बड़ा एग्ज़ाम है तो उसमें आपकी टाइप थोड़ी बढ़ जाएंगी, ठीक है, थोड़ी मतलब ऊपर की टाइप जो है आपसे पूछी जाएंगी। और जो आपका जैसे 10th और 12th बेस का एग्ज़ाम है तो उसमें आपकी छोटी टाइप पूछी जाएंगी, ठीक है, मतलब बेसिक सी चीज़ें पूछी जाएंगी। लेकिन जैसे Tier 2 है तो इसमें आपकी ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ऐसे आपका ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए मतलब आप ये सोचो कि यह दूसरा एग्ज़ाम है, नहीं, आपके लिए सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी मैथ आती है और आपके एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं उसमें भी मैथ आने वाली है, ठीक है। तो यही सब जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है गाइस।